नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आज हम बात करेंगे यूपी में बाढ़ से हाहाकार। लगातार बारिश की वजह से उत्तर प्रदेश में नदियां उफान पर हैं। पड़ोसी देश नेपाल से भी पानी छोड़े जाने की वजह से स्थिति बिगड़ी है। नेपाल की तराई से लेकर पूर्वांचल के कई जिलों तक बाढ़ के हालात हैं। बारिश की वजह से सड़कें बह गई हैं और नहरें कटान से गांव डूब गए हैं। कुशीनगर से श्रावस्ती और पीलीभीत तक बाढ़ आ गई। हालत यह है कि कहीं सड़क तो कहीं पर रेलवे की पुलिया ही पानी की वजह से टूट कर बह गई है। यहाँ तक कि सीतापुर में तो एक घर में मगरमच्छ घुस गया। यूपी के रामपुर जिले में पिछले 3 दिनों से लगातार मूसलाधार बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। शनिवार को देर रात कोतवाली इलाके के मिस्टनगंज में बारिश की वजह से पुराने मकान की दीवार गिर गई, जिसमें दबने से एक महिला सीमा रस्तोगी की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि महिला वहां से गुजर रही थी, तभी यह हादसा हो गया। शव को पोस्टमार्टम के लिए वहीं इस घटना से सीमा रस्तोगी के परिवार में गम का माहौल है। यूपी के कुशीनगर जिले से होकर गुजरने वाली नारायणी नदी में वाल्मीकि बैराज से 5 लाख क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज होने के बाद नदी के खड्डा इलाके में तबाही मचाना शुरू कर दी। शनिवार को अचानक पानी छोड़े जाने से नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा। खड्डा इलाके में नारायणी नदी के पार स्थित गांव से दियारा में खेती करने वाले 20 से ज़्यादा किसान वहीं फंस गए, जिनको बचाने के लिए स्थानीय नाविक कोशिश कर रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए प्रशासन की, तो वो हरकत में आया और लोगों को बचाने के लिए एसडीआरएफ की मदद मांगी है। कुछ तस्वीरें आपको दिखाएंगे। जैसा मैंने जिक्र किया सीतापुर का, सीतापुर में जब बारिश हुई, पानी बढ़ा, तो आप देखिए किस तरीके से घर में मगरमच्छ आ गया। वन विभाग की टीम ने उसे रेस्क्यू किया है घर के अंदर से। तो ये भी एक दहशत का माहौल है। और जो गांव और जो इस तरीके के एरिया हैं नदी के आसपास के, वहाँ पर ये समस्या बहुत हो रही है। बलरामपुर में लोगों का क्या कहना है, नेपाल में किस तरीके से जो पानी छोड़ा गया बैराज से, उस स्थिति को भी एक बार जान लेते हैं। तो मैं शासन प्रशासन से मांग करता हूं कि अभी थोड़ा भी जो समय बाकी है तो सरकार इस पे ध्यान दे और तटबंध को बनाने का कृपा करे। नहीं तो अगर ऐसा स्थिति बरकरार रही तो ये जो आसपास के हमारे जो गांव हैं इनमें जब पानी घुसेंगे, फसलों को नुकसान होगा, तमाम मृत्यु भी होंगी, तमाम जानवरों का मृत्यु होगा, तमाम समस्या आएगी। सरकार इस चीज पर अमल नहीं करती है। सरकार जब वो वक्त आता है तब दूर रहती है और जब वो वक्त निकल जाता है उसके पश्चात आती है और अपना खाना पूर्ति करके चली जाती है। तटबंध क्या यहाँ निर्माण हुआ है? तटबंध तो यही थोड़ा बहुत निर्माण हुआ था शुरुआत में जब उपरोज बन रहा था, लेकिन उसके बाद तटबंध का अभी तक निर्माण ही नहीं हुआ है और न होने की संभावना मिल रही है। कभी कुछ नहीं हुआ है और न ही होने का कोई आसार नजर आता है। जब हम लोग डूबने लग जाते हैं, पानी भर जाता है चारों तरफ, 50 गांव डूबने कगार पे होते हैं, तब प्रशासन अपनी खाना पूर्ति करता है। बाकी और कुछ ना हुआ है, ना होने के अभी तो फिलहाल कोई आसार नहीं है। अब जब बाढ़ गांव में घुसने लग जाएगा, बाढ़ का पानी, तब कोई दिखेगा जिम्मेदार। सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार तो ये कह रहे हैं, सरकार ये जो नदी है इस पर तटबंध बनाए कि गांव में पानी न घुसे बाढ़ पर, और समय से पहले हो। ये मानसून आने के कहीं पहले अगर कार्य होगा तब तो सही है, नहीं तो बरसात में बिल्कुल नहीं होना है और कुछ नहीं हो पाएगा। और वो वही काम करते हैं हमेशा। पीलीभीत की देखिए, जहां पर सड़क बह गई है। तस्वीरें देखिए किस तरीके से लोग वहां पर मौजूद हैं और पीछे
और अब एक रुख एक ऐसी तस्वीर का जो सच में लोगों को हैरान कर देगी। पीलीभीत जिले की ये तस्वीर है जहां पर एक पुलिया कहेंगे रेलवे का, वो नीचे से बह गया। वो तस्वीर दिखा दीजिए। अब आप खड़े हो दोनों जने, हम बनाए आप बनाइए। तेज है कि नीचे पूरा कटान हो गया है। फिलहाल इस एरिया में जो आपका ट्रेन का संचालन है उसे रोक दिया गया है। और अब देश का क्योटो कहे जाने वाली एक शहर वाराणसी को देख लीजिए। वैसे हम तो उसे देश का विश्व का सबसे पुराना गंगा जी सड़क पे आ गई है। ड्रेनेज सिस्टम का हवाला है। आप शायद ये जो आकृतियां बनाई गई थी उनमें जो पानी दिखाया गया है वो सच हो गया है। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ राहुल शर्मा पीलीभीत संवाददाता हैं, अबरार अली सीतापुर से हैं, नीरज शुक्ला बलरामपुर से हैं, विक्की डे संवाददाता वाराणसी से और डॉक्टर एस एन पांडे हैं मौसम वैज्ञानिक। सबसे पहले डॉक्टर एस एन पांडे के पास ही चलेंगे। नमस्कार, कैसे हैं आप? मुझे लग रहा है आप भी, इतना अनुमान तो बारिश का लग ही रहा था कि पूर्वी यूपी में 3% और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 38% से अधिक बारिश हुई है। और अभी इससे राहत मिलने के कब तक चांस है, क्योंकि अभी तो मानसून शुरू हुआ है। ज्यादा बारिश जी, और आगे अभी जैसे कानपुर मंडल और दक्षिणी उत्तर प्रदेश में 7, 8 और 9 में थोड़ी राहत है। इसके बाद फिर बारिश की गतिविधियां शुरू हो गई, क्योंकि मानसून की जो ट्रफ लाइन होती है वो उत्तर से दक्षिण तरफ अप डाउन करती रहती है। तो इस समय वो तराई के रीजन में चली गई है, जिसकी वजह से तराई के रीजन में और पूर्वी उत्तर प्रदेश में गोरखपुर, बनारस, प्रयागराज से लेके और इन सारे जिलों में जितने भी पूर्वी जिले हैं उत्तर प्रदेश के, वहाँ भारी से अति भारी बारिश हो रही है। लेकिन इन बीच में कल आगे 48 घंटों तक थोड़ी राहत रहेगी जहां तक उत्तर प्रदेश का मामला है। और उत्तर भारत में दिल्ली, पंजाब, इन सारे स्टेट में अभी थोड़ी राहत मिलने की संभावना है 2 दिन तक। लेकिन 9 तारीख के बाद फिर एक नया निम्न दबाव का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में बन रहा है। वो उड़ीसा के रास्ते फिर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश तक आने की पूरी संभावना है, जिसकी वजह से भारी से अति भारी बारिश होने की पूरी संभावना 12 से 13 तारीख तक बनी रहेगी। जी, कोई एक चीज और भी है पांडे जी, मैं देख रहा हूँ जिस तरीके से अभी गर्मी की हम जिक्र कर रहे थे, गर्मी पर भी ये हुआ कि बहुत गर्मी पड़ने लगी और इस बार बहुत गर्मी पड़ी भी। क्या उस आधार पर जिस तरीके से गर्मी पड़ी है उसी हिसाब से बारिश होनी है इस बार? देखिए, जो क्लाइमेट चेंज का असर है हमारे भारत में नहीं पूरी दुनिया में एक्सट्रीम इवेंट्स हो रहे हैं, मौसम की चरम घटनाएं हो रही हैं। इन मौसम की चरम घटनाओं में बहुत अधिक गर्मी, बहुत अधिक बारिश और बहुत अधिक सर्दी, ये सारी घटनाएं आगे चल के बढ़ती जाएंगी। जिस तरह से क्लाइमेट चेंज का असर और इसका दंश पूरी दुनिया झेल रही है, और आगे भी हमें इसकी तैयारी करके रखनी चाहिए, क्योंकि बारिश होगी तो देखिए आप कानपुर में अगर आप देख लें तो एक दिन 80 मिलीमीटर बारिश हुई, एक दिन 40 मिलीमीटर बारिश हुई, और कई जगह का हमारे पास डाटा है, उससे आप देख सकते हैं कि ये एक्सट्रीम इवेंट्स कहलाते हैं। लेकिन 15 से 20 साल पहले इस तरह की घटनाएं नहीं होती थी। बारिश 15-20 मिलीमीटर होती थी, जो वाटर कंजर्वेशन के लिए, जनमानस के लिए, बड़े शहरों में जलभराव की समस्या नहीं होती थी। लेकिन अब आगे चल के इसी तरह मौसम की चरम घटनाएं और बढ़ेंगी, इनमें बढ़ोतरी होने की पूरी संभावना है। इसके लिए हमें अपने को तैयार रखना चाहिए। और आगे भी आप देखिए, बड़े शहरों में जलभराव की समस्या, नदियों में बाढ़, ये सारी समस्याएं आगे आने वाले दिनों में
और विकराल रूप ले सकते हैं। बिल्कुल, कुछ संवाददाता भी हमारे साथ बने हुए हैं, हम सीधे रुख करेंगे राहुल शर्मा का पीलीभीत से। राहुल, आपके यहाँ तो बहुत ही जिस तरीके से बहाव देखने को मिला, बाढ़ की स्थिति वहाँ पर आ गई है और लगातार वहाँ मैं देख रहा हूँ कहीं रोड बही जा रही है, कहीं रेलवे द्वारा निर्मित पुल है वो बहा जा रहा है। जी, आपको विशाल जी बताना चाहेंगे, पीलीभीत में इस साल बाढ़ का बहुत ज्यादा प्रकोप देखने को मिल रहा है। मगर यहाँ पर हम बात की जाए पीलीभीत की, इस वक्त हम मौजूद है पीलीभीत के खगड़ा रिवर बैंड पर, जहाँ पर पीछे तस्वीरों में साफ तौर से दिखाई दे रहा होगा कि बाढ़ ने बहुत ज्यादा यहाँ पे प्रकोप ले रखा है। मगर यहाँ की बात की जाए, प्रशासन लगातार यहाँ पर लोगों को, निचले स्तर के लोगों को अलर्ट कर रहा है कि जो नीचे स्तर के लोग हैं वो अपने जगह छोड़ करके ऊपर के हिस्से पर चले जाएं, क्योंकि यहाँ पर लगातार दो नदी हैं। यहाँ पर एक सादा नदी और एक देवा नदी है, जहाँ पर इन्होंने भारी ज्यादा विकराल रूप ले लिया है और यहाँ पर जो जल है वो बहुत ज्यादा उफान दिखाई दे रहा है और बहुत तेजी से बह रहा है। यहाँ पे कई जगह जो पीलीभीत में आधा दर्जन से रोड वो बह गए हैं। और यहाँ की बात की जाए पीलीभीत में एक रेलवे ट्रैक था, उसकी पटरी का जो पुल था वो पानी का बहाव। प्रशासन की क्या क्या तैयारियां हैं, प्रशासन ने क्या तैयारियां की हैं? प्रशासन की क्या क्या तैयारियां हैं? जी विशाल जी, आपको बताना चाहे, प्रशासन ने यहाँ पे पूरी तैयारियां कर ली है और जिस लोगों के घर में पानी गया है और मुआवजा की बात भी कर रहा है प्रशासन। लगातार यहाँ पे प्रशासन अपने रवैये पे बहुत खरा उतर रहा है, मगर यहाँ के जो जनता है वो भी यहाँ पे अपने बचाव के लिए पूरा सहयोग कर रही है। बिल्कुल, और भी लोग हमारे साथ हैं। विक्की डे के पास चलेंगे। विक्की, अगर बात की जाए तो हर बार का ही ये हो गया है कि अब जिस तरीके से लगातार ड्रेनेज सिस्टम की खराब व्यवस्था, बारिश तो हम लोग उम्मीद करते हैं। तो हम लोग ये उम्मीद करते हैं बारिश होगी, लेकिन ये इतना अभी बारिश उस स्तर की हुई नहीं है, लेकिन लगातार अभी भी ड्रेनेज सिस्टम की समस्या बनी हुई है वाराणसी में। सही है सर, दिख रहा है नदी कहीं विक्की, आप हमें सुन पा रहे हैं? हमारे साथ अबरार अली सीतापुर से जुड़े हुए हैं। अबरार, सीतापुर के क्या हालात हैं और बाढ़ को लेकर प्रशासन की क्या तैयारी है और आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं? जी, आपको बताना चाहूंगा, सीतापुर में घाघरा और शारदा नदियां तूफान पर हैं इन दिनों, और जहां की बात की जा रही है वहां पर कन्नौर थाना क्षेत्र है और लहरपुर तहसील है। लगातार बढ़ते जा रहे हैं और यहाँ पर अगर शहर की बात की जाए तो शहर में भी पानी भरा हुआ है। शहर की गलियों में अब दाव चल रहे हैं, जिसके बाद जिला प्रशासन गए हैं, जो पंपिंग सेट है वो पानी को निकालने के लिए लड़के गए हैं। वहीं पर तहसील की बात की जाए तो घाघरा जैसी, शारदा जैसी नदियां हैं, ये उफान पर चल रही हैं। लोगों के घर में पानी पहुंच रहा है और कटान भी काफी तेज हो चुकी है। जो वहाँ के लोग हैं रहने वाले, उनकी जो जमीनें हैं वो घाघरे में समा चुकी हैं, क्योंकि वहाँ कटान अधिक से बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में जिला प्रशासन द्वारा जो दावे किए जाते हैं वो लोग के मुंह में जीरा ही साबित हो रहा है। जिलाधिकारी ने मौके पर जाकर संभव को अपना निरीक्षण किया था, उसके बावजूद भी वहाँ पर बोरियां डाली जा रही, लेकिन वो नाकाफी साबित हो रही है। तो ऐसे में जो गाँव के लोग हैं उनका कहना है कि वहाँ पर प्रशासन द्वारा कोई भी व्यवस्था। शहर की बात की जाए तो नगर पालिका द्वारा भी यहाँ पर जो शहर है सीतापुर का श्यामनाथ मोहल्ले है वहाँ पर पानी भरा हुआ है और वहाँ पर नाव चल रही है। तो ऐसे में अबरार, आपकी आवाज़ हम तक नहीं आ रही है, हम रुक करेंगे नीरज शुक्ला का बलरामपुर से हमारे साथ जुड़े हुए। नीरज, बलरामपुर की स्थिति क्या है? किस तरीके से राप्ती का जो बहाव है वो, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। एस.एन. पांडे के पास चलेंगे। पांडे साहब, अगर हम बात करें ना कि जिस तरीके से जो हम लोग तैयारियों की बात करते हैं, क्या आपके पास मैं जानना चाहता हूं कि प्रशासन आपके पास आता होगा कि भाई डॉक्टर एस.एन. पांडे जी बताइए इस बार क्या हालात रहेंगे, हमें तैयारियां करनी है, जैसे ऐसा कुछ होता है क्या? नगर निगम के लोग और नगर निगम के अधिकारी भी फोन करते हैं कि बारिश कैसी होगी, कब बारिश ज्यादा होगी, तो हम लोग लिखित में सूचना भी सरकारी विभागों में, चाहे जिलाधिकारी हो, चाहे अपर जिलाधिकारी हो, या नगर निगम केडीए, इन सभी को लिखित में सूचना भेजी जाती है। और इसके बाद हमारा जो भारत मौसम विज्ञान विभाग है
उसका भी रीजनल ऑफिस से लगातार सभी डीएम्स को, सभी जिलाधिकारी को, बड़े कमिश्नर्स को और जो हमारे क्या कहते हैं रजिस्ट्री करने वाले कई विभाग हैं, उनको सबको लगातार समय पर सूचनाएं उपलब्ध कराई जाती हैं कि अब कहाँ कितनी बारिश होने की अगले 24 घंटे में संभावना है। और अभी जो नदियां उफान पर हैं, अभी हम कब तक इन सब चीज़ों को देखें कि ये पूरा जुलाई जाएगा, अगस्त तक रहेगा, क्या उम्मीद रखी जाए? देखिए, जिस तरह से हमारे जो मौसम को परिवर्तन करने वाले पूरी दुनिया के दो होते हैं, अलीनो और लानीना। तो अलीनो में मौसम हमारा जो मानसून होता है वो अच्छा नहीं होता है, लेकिन अब अलीनो जा चुका है और लानीना आने वाला है। इस समय जो जुलाई का महीना है उस समय न्यूट्रल है। समुद्र के जो तापमान होते हैं वो इस समय बिल्कुल नियत है। इसके बाद एक इंडियन ओशियन डाइपोल भी होता है, ये भी हमारे फेवर में है। और अगर लानीना पॉजिटिव आ जाता है जुलाई लास्ट में या सितंबर फर्स्ट वीक में, अगस्त फर्स्ट वीक में, तो निश्चित रूप से बारिश की संभावना पूरे भारत में बढ़ने की संभावना है। और जून से जुलाई में ज्यादा बारिश हुई, जुलाई से अगस्त में ज्यादा बारिश होगी और अगस्त से सितंबर में ज्यादा बारिश होने की पूरी संभावना बनी रहेगी, क्योंकि आईओडी हमारा लानीना ये सारा फेवर में है। और जब ये सारी चीजें फेवर में होती हैं, जो ये मानसून को प्रभावित करने वाले कारक हैं जो हमारे प्रशांत महासागर में बनते हैं, ये हमारे फेवर में होते हैं तो मानसून अच्छा होता है। लेकिन जो जलवायु परिवर्तन और क्लाइमेट चेंज का असर है, एक्सट्रीम इवेंट्स की घटनाएं लगातार हो रही हैं और होती रहेंगी। इसके लिए हमें जनमानस को और इंडिविजुअल रूप से सभी लोगों को और इसके बाद हमारे प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए। और जो मौसम की जानकारी चाहे विभाग से हो, चाहे भारत मौसम विज्ञान विभाग से हो, उस पर जरूर गौर करना चाहिए और उसी तरह एहतियात के कदम उठाना चाहिए। बिल्कुल, नीरज शुक्ला जुड़ चुके हैं बलरामपुर से। राप्ती नदी की अगर हम बात करें तो वहाँ पर वो उफान पर है। नेपाल से जब जो पानी लगभग 4 लाख क्यूसेक पानी को जो छोड़ा गया है, उससे कहीं ना कहीं वहाँ पर हालात जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा संघर्षशील हो गए हैं। नीरज, अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज़ हम तक नहीं आ रही है। आपको बता दें कि जो बलरामपुर में राप्ती नदी है इस समय उफान पर है। मैं इस समय राप्ती नदी तट पर ही खड़ा हूं, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। वहीं जो बलरामपुर जिला प्रशासन के द्वारा बाढ़ से संबंधित बचाव कार्य है वो शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें कि जो बलरामपुर का मुख्य तराई इलाका है तुलसीपुर, वहां पर लगभग 26 गांव जो हैं इस समय बाढ़ से प्रभावित हैं और लगातार प्रशासन के द्वारा बाढ़ बचाव कार्य शुरू किया गया है। वहीं जो राप्ती नदी का जलस्तर है शाम 5 बजे तक का वो है 105.04 सेंटीमीटर बताया जा रहा है, जो कि खतरे के निशान से ऊपर है। वहीं लगातार जो नेपाल में बारिश के कारण बलरामपुर में राप्ती नदी उफान पर है, लगातार प्रशासन अपना नजर बनाए हुए है। जी बिल्कुल, प्रशासन की तैयारियां वहाँ क्या क्या हैं? वहाँ पर अभी तक जिस तरीके से जो सिनेरियो घटा है, पानी लगातार बढ़ता जा रहा है। जी मैं विशाल जी आपको बता दूं कि जिला प्रशासन के द्वारा पूरे जिले में लगभग 32 जो बाढ़ चौकियां स्थापित की गई हैं, वहीं 19 बाढ़ शरणार्थी केंद्र बनाए गए हैं जहां पर प्रशासन के द्वारा समुचित व्यवस्था कराया जा रहा है। जो लोग बाढ़ में फंसे हुए हैं उनको रेस्क्यू कर बाढ़ जो शरणालय बनाया गया है वहां पर पहुंचाया जा रहा है और लगातार जो बाढ़ चौकियां हैं वहां पर अधिकारियों व कर्मचारियों की तैनाती की गई है। जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं वहीं से मॉनिटरिंग की जा रही है। लगातार जिला प्रशासन के द्वारा बाढ़ प्रभावित गांव में पहुंचकर जो सरकार के द्वारा सुविधाएं दी जा रही हैं उसका लाभ लोगों को दिया जा रहा है। बिल्कुल, आपको रोकूंगा। एक दर्शक हमारे साथ गिरीश शुक्ला जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। गिरीश, अपनी बात को रखें। कुछ वर्षों में अपनी प्राकृतिक संपदा को नष्ट कर दिया है। शहर के शहर बस गए। मैं कानपुर में बैठा हूँ, कानपुर के 30 किलोमीटर तक खेती बाड़ी सब खत्म हो गई, सारे पेड़ पौधे खत्म हो गए, सड़कों का जाल बिछ गया और ये सब पेड़ पौधे खत्म हो गए। जो पानी जमीन के लिए बरस रहा है, ऊपर से जो पानी बरस रहा है जमीन को पीने के लिए बरस रहा है। ये पत्थर बना दिए आपने, जगह जगह पत्थर लगा दिए, ये सब तैर रहा है। ये पानी कोई ज्यादा नहीं बरस रहा है। मेरे बचपन में 15-15 दिन की घड़ी लगती थी और सारा पानी सूख जाता था और फिर लोग अपना जीवन चलाने लगते थे। बाढ़ कभी कभी आती थी।
लेकिन आज जो प्राकृतिक जो बस्तियां बसाई जाती हैं, एक बस्ती से 2 किलोमीटर अंतर दूसरी बस्ती में होना चाहिए, और ये पूरा लगातार बस्ती बसा दी तो पानी जाए कहाँ? बाढ़ कुछ भी नहीं है। ये पानी सतलज जो जमीन में जाना चाहिए, ये पानी हमारी छाती पर बह रहा है, और इसके जनक हम ही हैं, इसके हम ही करता धरता है, हम ही इसको नुकसान पहुंचाने वाले हैं। सरकारों को कुछ पड़ी नहीं, उन्हें थोड़ी घूस मिल गई, प्लाटिंग कर दी। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी बात को रखने के लिए। एसएन पांडे जी के पास ही मैं फिर चाहूंगा, ये लगातार लोग हमसे भी पूछते हैं कि भाई इतने पेड़ काटे जा रहे हैं, खेती बाड़ी के लिए ज़मीन नहीं बची है, इसका कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है मौसम पे या पूरे इस देश में? एसएन पांडे जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रहा हूं। जी, मेरा सवाल ये था कि अभी लगातार ये लोग सवाल पूछते हैं कि पेड़ काटे जा रहे हैं, खेतीबाड़ी की ज़मीन खत्म हो गई है, इसका बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा है। कितना इम्पैक्ट पड़ता है इन सब चीज़ों से? बिल्कुल है, कानपुर हुआ, लखनऊ हुआ, एनसीआर हुआ, आगरा हुआ, यहाँ पे हमने हीट आइलैंड बना दिए हैं। और जब देखे आपने अभी बारिश में खास बात देखी होगी कि बारिश लगातार रात में हो रही है। हमारा एक लेख निकला था, उसमें था कि हुआ क्या, जब इतना टेम्परेचर बढ़ा 45, 46, 47 टेम्परेचर लगातार 57 दिन लगातार हीट वेव के दिन रहे। उससे हुआ क्या कि एक जो हीट अम्ब्रेला हमारे ऊपर एटमॉस्फेयर में बन गया, और बड़े शहरों में इसका असर ज्यादा होता है, क्योंकि जैसे ही 8 बजता है तो हीट आइलैंड की वजह से, पत्थरों की वजह से हमारे यहाँ 39-40 टेम्परेचर पहुंच जाते हैं, जो ह्यूमन के लिए और सभी के लिए बहुत हार्मफुल हो सकते हैं हमारे स्वास्थ्य के लिए। और इसी की वजह से देखिए आप लगातार बारिश जो भी हुई है, वो सारी बारिश 5 बजे के बाद शुरू होती है और 7 बजे तक होती है, क्योंकि वो जो हीट अम्ब्रेला हमारी गर्मी की छतरी बन गई है वो खत्म नहीं हो पा रही है। जब एटमॉस्फेयर हमारा साफ होता है तो एटमॉस्फेयर में पूरे हमारी सारी जो भी ग्रीन हाउस गैसेज होती है वो चली जाती है। अब क्या हो रहा है, ये ग्रीन हाउस गैसेज एक हमारे ऊपर लेयर बना लेती हैं, जिसको हम एक बैरियर कह सकते हैं, और इस बैरियर की वजह से नीचे की गर्म हवाएं होकर ऊपर नहीं जा पाती हैं, बादल आते हैं, बादल चले जाते हैं, बारिश नहीं होती है। और ऐसी ही स्थितियां हैं। हमने शहरों में इतनी व्हीकल्स हो गई हैं, हमारे शहरों में हमने खरंजे भी पक्के कर दिए हैं, कहीं वाटर कंजर्वेशन के लिए हमने कोई जगह नहीं छोड़ी है, और जो भी ग्रीन बेल्ट हमने बनाई हैं उन ग्रीन बेल्टों पर भी कब्जा हो जाते हैं, आप देखते हैं शहरों में। तो और जो सबसे बड़ी बात है, हमने जो नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम था शहरों का, अपने गाँव का, आप देखिए पहले गाँव में तालाब होते थे और सारा पानी उस तालाब में पूरे गाँव का जाता था। हमने बड़े शहरों में ये किया, उस ड्रेनेज सिस्टम को तोड़ दिया, नया ड्रेनेज सिस्टम बनाया। वो नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, जिसकी वजह से पानी निकलने में तकलीफ होती है और इतनी जल्दी पानी नहीं निकल पाता। लेकिन इसके बाद एक बात और कहनी है कि अगर 1-2 घंटे में 40 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश होती है तो इस तरह का हमारा ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, और ना हो सकता है कि इतनी जल्दी पानी हमारा बाहर हो जाए। उसके लिए हमें 1-2 घंटे इंतजार करना पड़ेगा। ये हमें अपनी आदत डालनी होगी अब आगे जीवन यापन में, कि अगर बारिश हो गई है तो हम 2 घंटे घरों से ना निकले। बिल्कुल, और विक्की डे और अबरार अली का भी हम रुख करेंगे, सीतापुर और वाराणसी का भी हाल जानेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सीधे रुख करते हैं वाराणसी से हमारे संवाददाता विक्की डे का। विक्की, वाराणसी की क्या स्थिति है? क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम के मामले में वाराणसी को अवार्ड दे देना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम के नाम पर सिर्फ खोखले वादे हैं, खोखली चीज़ें हैं। जितनी बार बारिश होगी, अगर बेमौसमी बरसात हो जाती है तो वहाँ पर अब घुटनों तक पानी आ जाता है। विक्की। बिल्कुल विशाल, आपको बता दें कि रविवार को जो सुबह से बारिश शुरू हुई और 2 से ढाई घंटे लगभग महज बारिश हुई, उसके बाद जो वाराणसी का हाल था वो लंका कह लीजिए, सिगरा कह लीजिए, नेवादा कह लीजिए, कई जगहों पर जो जल जमाव की स्थिति सामने नजर आई। और ये हर बार, एक बार का नहीं, हर बार का हो गया जो जल जमाव होते। रविनपुरी जैसे क्षेत्र जो VIP क्षेत्र माना जाता है, वहाँ पे भी जल जमाव
हुए। और नगर निगम लगातार कह रही है कि ड्रेनेज जो यहाँ पे सफाई किया कराए हैं नाले की, लेकिन उसके बाद भी जो जल जमाव देखे जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो दिख रहा है कि नाले की सफाई नहीं हुई है, जो सील्ट है वो नहीं निकाले गए हैं, और लगातार जो है लोगों को इसकी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जब जल जमाव हो जाए, सड़क जो है तालाब में तब्दील हो जा रही है, उसका सामना करना। इसके बाद जो है ट्विटर पे जो है एक आंध्रा पुल रेलवे अंडरपास के नीचे जो जल जमाव हुआ, जिसके बाद सपा मुखिया अखिलेश यादव ने ट्वीट करके उसको कहा कि काशी की जो क्योटो है वो डुबकी लगा रही है, जिसपे तंज कसा। उसके बाद जो यहाँ के जिला अधिकारी एस राजलिंगम ने उसको संज्ञान लिया। उसके बाद उस पर रिट्वीट करते हुए नगर निगम ने वहां से पानी की निकासी करने के बाद उन्होंने कहा कि अंडर डिप्रेशन है वो रेलवे का अंडरपास है, इसके चलते वहाँ पे दिक्कत होती है पानी निकालने में। हालांकि अब जो है वहां से पानी निकाल ली गई, और मैं इस समय आंध्रा पुल से थोड़ी ही दूर पे मौजूद। और सीधे रुक करते हैं, हमारे साथ नीरज शुक्ला बने हुए हैं, बलरामपुर से संवाददाता है। नीरज, तटबंध को लेकर आप वहां पर प्रशासन की क्या तैयारियां हैं? तटबंध कितने बनाए गए हैं? अनम्यूट कर समय राप्ती नदी अनम्यूट करो। जी विशाल जी, मैं बता दूं कि मैं इस समय राप्ती तटबंध पर खड़ा हूं। आप मेरे बगल में देख सकते हैं कि जहां पर तटबंध का निर्माण कराया गया है, जो कि पूरी तरीके से कर चुका है, जहां पर कोई भी निर्माण नहीं है। सीधे राप्ती नदी का जो पानी है अब वो गांव की तरफ मुख कर रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं गांव है, जो कि मैं अभी खुद चल के आया हूँ, जहाँ पर सड़कों पर पानी बहने लगा है। वहीं लोगों का कहना है कि जो तटबंध का निर्माण कार्य होता है वो सरकार के द्वारा जब शुरू किया जाता है, जब पूरी तरीके से जिले में बाढ़ आ जाती है। वहीं आपको बता दूं कि लगातार ग्रामीण इससे परेशान होते हैं। ये ग्रामीणों का कहना है कि जो तटबंध का निर्माण है वो सही समय पर कराया जाए, लेकिन प्रशासन के द्वारा ये ध्यान नहीं दिया जाता है, जिसका नतीजा ये होता है कि आने वाले जो समय में बाढ़ है इसमें ग्रामीणों व जो शहरवासी हैं उनको झेलना पड़ता है। जी विशाल जी। बिल्कुल, अबरार के पास चलेंगे, सीतापुर की स्थिति जानेंगे अबरार से। अबरार, सीतापुर की स्थिति क्या है? अब तो घरों में मगरमच्छ भी घुसने लगे हैं, जिला प्रशासन की क्या तैयारियां हैं? सीतापुर की अगर बात की जाए तो जिला प्रशासन ने पूरी तरीके से तैयारियां कर रखी हैं। उनका दावा है कि सभी जगह उनके इंतजाम किए गए हैं और सभी लोगों को, उनके अधिकारियों को लगाया गया है जिससे दिक्कत ना हो सके। लेकिन अगर मौके पर जाकर हमने देखा है, अगर तहसील वहां पर घाघरा व जो एक कटान है पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश के चलते अब पहाड़ का पानी में घुसने लगा है। वहां पर लोगों का कहना है कि यहाँ पर जिला प्रशासन द्वारा कोई भी व्यवस्था नहीं कराई गई है, जबकि वो रोडों पर अब अपना आशियाना बनाने लगे हैं। अगर शहर की बात की जाए तो शहर में भी जिलाधिकारी मौके पर पहुंचे हैं, श्यामनाथ मोहल्ले पहुंचे हैं, जहां पर आज कई दिनों से बरसात हो रही थी और मोहल्ले में पानी भर गया और सड़कों पर नाव चल रही है। तो कहीं ना कहीं जो जिला प्रशासन जो दावे करता है वो ऊंट के मुंह में जीरा ही साबित होता है, क्योंकि वहां पर बहुत कम इंतजाम किए गए हैं। जो बताया गया कि राशन के बंटवाने का काम किया गया तो वहाँ कुछ लोगों को ही बांट दिया जाता है और सभी लोगों को वहां तक नहीं पहुंच पाता है। तो कहीं ना कहीं जो ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र में अगर बात की जाए तो सभी जगह इतनी बरसात हुई है कि धान की फसल जो है जो लोगों ने लगाई थी वो भी पूरी तरीके से डूब चुकी है। तो कहीं ना कहीं किसानों को भी नुकसान हुआ है और अब तो लोग जो रोड के किनारे रह रहे हैं, घाघरा के किनारे रहे, उनके घरों में मगरमच्छ भी घुसने लगे, जो जंगली जीव जंतु हैं वो भी घुसने लगे। अब उनको सोने के लिए अब उनको डर लगने लगा है कि अगर वो जाए तो जाए कहाँ। तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन द्वारा जो दावे किए जाते हैं वो नाकाफी साबित हो रहे हैं। जी जी बिल्कुल, अब तो ये देखना हो किस तरीके से तैयारियां होंगी। एस एन पांडे जी के पास चलेंगे। एस एन जी, मैं बात कर रहा था कि मैं भी आंकड़े पढ़ रहा हूँ तो पूर्वी यूपी में 3% बारिश, पश्चिमी यूपी में 38% से अधिक बारिश हुई है, जो कि सामान्य बारिश से 104% अधिक है। अनुमान तो 9.7% बारिश का लगाया गया था, ऐसा रिपोर्ट्स में है। जिस तरह से लगातार हमारा भारत मौसम विज्ञान विभाग और सभी मौसम विज्ञानियों द्वारा ये बताया जा रहा था कि अब की बार मानसून बेहतर है, क्योंकि जो भी मानसून बेहतर के लिए फैक्टर्स होते हैं वो सारे उसके अनुकूल चल रहे थे और अभी भी चल रहे हैं। लेकिन जैसा कि आपको बताया जा रहा है कि जो क्लाइमेट चेंज का असर है उससे हम नहीं बच पा रहे हैं और उसका दंश हमें लगातार तैयार रहना चाहिए, आगे भी तैयार रहना चाहिए। और बारिश अभी भी ज़्यादा होगी। जैसा मैं आपको बता रहा हूँ तो जो हमारा इंडियन ओशियन डायपोल है, हमारा जो लालीना है वो लानीना में परिवर्तित हो रहा है, लेकिन जुलाई में वो न्यूट्रल है
तो न्यूट्रल में भी बारिश अच्छी होती है। और आके अगले महीने में अगस्त महीने के फर्स्ट वीक में वो हो सकता है कि वो लालीना के में आ जाए, और अगर लालीना बन जाता है तो फिर बारिश और बढ़ेगी। अभी भी आप समझ लीजिए लगातार सारे मौसम विज्ञानी और मौसम विभाग ये कह रहा है कि अब की बार मानसून में बारिश अच्छी होगी, एक्सट्रीम इवेंट्स होंगे, चरम घटनाएं होंगी, बारिश होगी तो 12 से 24 घंटे में 100 मिलीमीटर के ऊपर बारिश दर्ज की जा रही है और आगे भी होगी। इसके लिए जनमानस को, सरकारी महकमा को, हमारे प्रशासन को तैयार रहना चाहिए अभी भी, अगले 2 महीने भी। लेकिन बीच बीच में राहत भी मिलेगी। जैसे मौसमी सिस्टम है, अभी आप देखें जो हमारी ट्रफ लाइन उत्तराई की रीजन में चली गई है, तो जो हमारा उत्तर प्रदेश का दक्षिणी इलाका है वहां 2 दिन राहत हो गई, 7, 8, 9, लेकिन 9 की रात से और 10 से फिर 3 दिन बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। उसके लिए तैयार रहना चाहिए और लगातार हमारे किसानों को और जनमानस को देखिए, जो बारिश हो रही है वो धान की फसल ये तो बेहतर है, आप समझ लीजिए धान की फसल में कोई नुकसान नहीं होने जा रहा है। और लेकिन जो सब्जियां हैं हमारी, देखिए सब्जियां महंगी हो गई। अगर आप शहर के किनारे रहते हैं तो देखिए सब्जियों के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि उनमें पानी भर जाता है, तुड़ाई नहीं हो पाती है, उनकी बढ़वाड़ी रुक जाती है। तो कुछ फायदे भी होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं, लेकिन जो बारिश हमारी एक्सट्रीम इवेंट्स में, चरम घटनाओं में हो जाती है, वो निश्चित रूप से हमारे जनमानस के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे सभी के लिए वो अच्छी नहीं होती है। और उससे निश्चित रूप से जल भराव ऐसी समस्या बड़े शहरों में और नदियों में बाढ़ और इस तरह की घटनाएं, पहाड़ों पर हमारे जो पहाड़ दरख्ते हैं वो घटनाएं होने लगती हैं। और लगातार देखिए आप घटनाएं हो रही हैं, बिल्कुल घटनाएं तो हो रही हैं, सही बात। तो आप लोगों को ये सलाह दी जाती है कि आप लोग अगर पहाड़ों पे अब जाने से बचें, क्योंकि अब वहां निश्चित रूप से खतरा है, कहीं भी रास्ता जाम हो सकती है। और आप देखिए जो लोग जाते हैं, जो पहाड़ी नदियां होती हैं और आप उसके बीच में बैठ जाते हैं, वो बिल्कुल सूखी होती हैं, लेकिन आधा घंटे के अंदर उसमें पानी इतना सैलाब आता है कि बहुत सी जिंदगियां हमारी उसमें बह जाती हैं और परिवार के परिवार बह के चले जाते हैं। तो इस तरह आप लोग जरूर सारे लोग अपने को बचा के रखिए, पहाड़ी नदियों में बीच में मत जाइए, किनारे रहिए, क्योंकि कभी भी उनमें पानी आ सकता है और बाढ़ की स्थिति आ जाती है। और ऐसे हमारे शहरों में भी लोगों को सलाह दी जाती है कि अगर 100 मिलीमीटर या 2 से 3 घंटे बारिश हो जाती है तो वो 2 से 3-4 घंटे बाहर निकलने में परहेज करें, बहुत जरूरी है तभी घरों से निकलें। क्योंकि जो हमारी ड्रेनेज व्यवस्था है वो इतनी एडवांस नहीं है, और कहीं भी जो ड्रेनेज व्यवस्था होती है अगर 24 घंटे में 100 मिलीमीटर के पानी ऊपर बरसता है तो निश्चित रूप से उसमें 4 से 5 घंटे तक भराव बना रहेगा। कहीं भी ऐसा सिस्टम नहीं है कि ये पानी ज्यादा निकल जाएगा। तो हमें इन सब देख के अपना रोजमर्रा की कार्य करनी चाहिए। विक्की का रुख करेंगे। विक्की, वाराणसी में जब अधिकारियों से बात की जाती है तो उनका क्या कुछ कहना है, वो क्या कह रहे हैं इन सब चीज़ों को लेकर कि भाई ड्रेनेज सिस्टम है, सारी चीज़ें हैं, पानी भर रहा है, कि अभी तो उस तरीके की बारिश वाराणसी में भी नहीं हुई है? बिल्कुल, आपको बता दें कि अभी बारिश कुछ भी शुरुआत ही नहीं हुई है। वाराणसी में महज 1 से 2 घंटे बारिश हुई है, लेकिन उन्हीं 2 घंटों में जो पूरे वाराणसी की बात करें तो कई जगह जल जमाव देखने को मिला। इसके बाद जो प्रशासन कह ले, अधिकारी कह ले, उनका कहना बार बार यही है कि नगर निगम जो इस पे कार्य कर रही है और ड्रेनेज सिस्टम में सुधार लाया जा रहा है। लेकिन जो स्थिति सामने 2 घंटे की बारिश में दिखती है और उससे कहीं ना कहीं जो आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, जो जनजीवन अस्त व्यस्त होती है, और जो आपको बता दें कि बाढ़ की भी स्थिति आएगी, जो बाढ़ ग्रसित क्षेत्र है वहाँ पे भी तैयारियां एनडीआरएफ ने कर रखी है, वहाँ पे भी वो निरीक्षण कर रहे हैं। जो बाढ़ से क्षेत्र है बाढ़ ग्रसित, वो सामने घाट कह लीजिए, जो सामने घाट आता है लंका क्षेत्र, भगवानपुर है, इस जगहों पर जो बाढ़ की स्थिति आती है। लेकिन हालांकि अभी शुरुआत अभी बारिश की ही नहीं हुई है और वाराणसी अभी इससे जो है अछूता है। वाराणसी में अभी ऐसा सिस्टम नहीं, लेकिन अभी लगातार सफाई देते नजर आ रहे, पैसे ककाते नजर आ रहे, तो कह रहे हैं कि इस पे सुधार लाया जा रहा है, लेकिन ऐसे कोई स्थिति नहीं देखने को मिल रही थी। बिल्कुल, राहुल शर्मा का रुख करेंगे। राहुल, अगर तटबंध की बात करें और तैयारियों की बात करें, जैसे अभी आप बताएं तैयारियां नहीं हैं, लेकिन एक बड़ा तराई एरिया है पीलीभीत, यहाँ पर बाढ़ की स्थिति हर बार आती है और इस बार भी यही स्थिति है। लेकिन प्रशासन जैसा 4 साल पहले, 5 साल पहले या 7 साल पहले काम कर रहा था, वैसे अभी भी उसी पुराने ढर्रे पे चल रहा है, कुछ अपडेशन नहीं हुआ है।
जी विशाल जी, आपको बता रहे हैं पीलीभीत में कई गांव ऐसे हैं जो बाढ़ की चपेट में है, और यहाँ पर दो नदी हैं, जहाँ पर एक शारदा नदी है, एक देवा नदी है, जहाँ पर कई लोगों के घर में पानी जा घुसा है। प्रशासन ने यहाँ पर, और जो पिछली वर्ष की बात की जाए, पिछली वर्ष से तो इस वर्ष भी ज्यादा तैयारी की। यहाँ पर जो जल शक्ति मंत्री हैं स्वतंत्र देव, तो यहाँ पर दौरा भी करने आए थे, और उन्होंने जल शक्ति मिशन के लिए कुछ योजनाएं भी चलाई थी। मगर यहाँ की बात की जाए प्रशासन की, प्रशासन ने रात से ही अलर्ट मोड कर दिया, अलर्ट पे है, और पुलिस प्रशासन जो है वो गाँव-गाँव जाकर जागरूक कर रही है। बिल्कुल जागरूक कर रही है और जागरूक करना भी चाहिए। एस एन पांडे जी, आपके पास आऊँगा। बड़ा सवाल यह है कि हम क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं, लेकिन इस क्लाइमेट को सामान्य रखने के लिए क्या क्या उपाय, ये किसी को नहीं पता है, मुझे भी नहीं। हम सिर्फ पेड़ लगाने जा रहे हैं और पेड़ लगाते हैं, 2-3 दिन 4 दिन उसकी रख रखाव करते हैं, फिर पेड़ अपने आप जिस स्थिति में आना होता है आ जाता है। सबको पता है क्या हालत होती है। हम लोग एक बहुत लंबे समय से कह रहे हैं कि हम वाहनों का कम प्रयोग करें, धूल धक्कड़ कम हो, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगों का निर्माण है, और पेड़, जो ग्रीन बेल्ट होती थी पहले, ग्रीन बेल्ट लोग अपने घर के बाहर पेड़ पौधे लगाना पसंद करते थे, लेकिन अब वो सब चीज़ें बंद हो गई हैं। कैसे इस क्लाइमेट को बचाया जाए, सामान्य तरीके से रखा जाए? देखिए, क्लाइमेट चेंज जो होती है उसके लिए जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, देखिए जब ग्रीन हाउस गैसेज एक लिमिट में होती हैं तो वो पृथ्वी का तापमान हमारे रहने लायक मेंटेन रखती हैं। लेकिन जब ग्रीन हाउस गैसेज बढ़ती हैं, ग्रीन हाउस गैसेज क्या होती हैं? हमारे जो व्हीकल्स हैं, जो कार्बन उत्सर्जन है। और आप देखिए कार्बन उत्सर्जन, चाहे डीजल हम जलाएं, चाहे पेट्रोल जलाएं, चाहे कोयला जलाएं, या कोई भी इस तरह की गतिविधि इंडस्ट्री हमारी है, या इसके बाद जो हमारे बड़े बड़े निर्माण हैं, चाहे मेट्रो हो या इसके अलावा बड़े बड़े हाईवेज के निर्माण हैं, ये सारे निर्माण जितने भी हैं ये हमारे जलवायु परिवर्तन पर असर कर रहे हैं। और इसके लिए हमें एक कल्चर डेवलप करना होगा, एक संस्कृति बनानी होगी, हर आदमी को इस पर काम करना होगा। देखिए, लाखों की संख्या में पेड़ लगाए जाते हैं, लेकिन हम पेड़ को बढ़ा नहीं पाते हैं। पेड़ अगले सीजन को वो पेड़ दिखते नहीं है। तो हम पेड़ लगाएं, सभी लोग पेड़ लगाएं, पेड़ की सुरक्षा करें, पेड़ को पाल के बड़ा करें, नंबर 1। नंबर दूसरा, जो हम एयर कंडीशनड में रहने लगे हैं, सबसे ज्यादा जो बड़े शहरों में दिक्कत आ रही है वो कंक्रीट का जंगल और एयर कंडीशनड, इसके बाद बड़े बड़ी इंडस्ट्रीज, ये सारी चीजें। लेकिन हम इसको बंद भी नहीं कर सकते, ना हम इंडस्ट्रीज बन सकते हैं, ना हम निर्माण बंद कर सकते हैं। लेकिन अगर हम अपने कल्चर एक डेवलप करेंगे, हम जल का संरक्षण करेंगे, हम पेड़ों का संरक्षण करेंगे, हमें हर एक पे काम करना होगा, हमें गाड़ियों का प्रयोग भी कम करना होगा। और जो बड़े बड़े शहरों में हमने जो बहुत पास लोग बसे हैं, इसको कुछ न कुछ चेंज करना होगा। आगे आने वाले जीवन के लिए हमें निश्चित रूप से, अगर जिंदा रहना है, हमें ऑक्सीजन चाहिए, हमें अपने लिए अच्छा दूध चाहिए, अच्छी सब्जियां चाहिए, अच्छा अनाज चाहिए। तो निश्चित रूप से हमें गांव की तरफ फिर जाना होगा, तभी हम 90 और 100 साल। आपको लग रहा है गांव में अगर इतनी आबादी अब गांव जाएगी तो गांव को भी शहर बना देगी? ये नहीं, बिल्कुल। देखिए, आबादी तो नियंत्रण करने की बात कही और सरकारें उस पर काम भी कर रही हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन आबादी नियंत्रण के साथ अगर हम इंडिविजुअल रूप से इस पे काम करें, हम देखिए गाड़ियां धोने के लिए करोड़ों लीटर पानी बहा देते हैं बड़े शहरों में। आप देखिए कितने हमारे वॉशिंग स्टेशन बने हुए हैं जो गाड़ियां धो के कितना करते हैं। तो ये सब हमें कम करना होगा, हमें अपने नेचुरल रवैयों को अपनाना होगा, हमें नेचुरल सिस्टम अपनाने होंगे। हम जिस तरह का अपना ये जीवन जो जीने लगे हैं, छोटे छोटे घरों में रहने लगे हैं, बड़े बड़े घर छोड़ के गांव के हम एक कमरे में रह के अपने को बड़ा समझने लगे हैं, इन सब पे थोड़ा हमें काम करना पड़ेगा। और देखिए, जहां तक खेती की बात है तो ऐसा नहीं, जलवायु परिवर्तन पहला हो रहा है। आप हमारे 2 से 4 हजार साल का इतिहास देखिए, जलवायु परिवर्तन हमेशा हुआ है। देखिए, राजस्थान था, राजस्थान में बारिश कम होती थी, लेकिन अब आप देखिए जो बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव के क्षेत्र बनते हैं वो अब राजस्थान तक पहुंचने लगे हैं। पहले वो राजस्थान तक नहीं जाते थे और राजस्थान में बारिश नहीं होती थी, अब लगातार राजस्थान में बारिश हो रही है। अब देखिए, बड़े बड़े शहरों में जो उनके 50 से 60 साल 70 साल के लोग हैं, उन्होंने कभी जीवन में इतनी बारिश नहीं देखी, वो बारिश देख रहे हैं। तो इस तरह का जलवायु परिवर्तन भी होता है। ये हमारी एक सतत क्रिया है जो चलती रहती है, लेकिन हमें इस पे ध्यान देने वाली बात है
कि हम पेड़ लगाएं, पेड़ को आगे तक सहेजें, बड़ा करें, हम गाड़ियों का प्रयोग कम करें, हम शहरों में जो हमारा घनत्व ज्यादा हो गया आबादी को उसको भी कम करना पड़ेगा। हमने जिस तरह से टाइल्स लगाकर हमारे फुटपाथ पक्के कर दिए हैं, इन पे भी काम करना पड़ेगा। हमारे घर के आगे जो छोटा सा लान होता था उस लान को भी हम बंद कर देते हैं कि धूल आ रही है, मिट्टी आ रही है। तो ये सारे काम करने पड़ेंगे। इसके साथ ही जो कार्बन उत्सर्जन है, एक बात है, जो हमारा धरती का तापमान बढ़ा है वो कार्बन उत्सर्जन से बढ़ा है। कार्बन और जो ग्रीन हाउस गैसेज है उनको कम करना होगा, वो जैसे भी हम करें। इसके लिए हर आदमी को जागरूक होना चाहिए। इस पे सरकारें बहुत कुछ ज्यादा नहीं कर सकती हैं। हमने बड़े बड़े विश्वविद्यालय जो हमारे इंस्टीट्यूट हैं, हम बच्चों को आगे यही शिक्षा देते हैं कि भाई आप इस तरह से पेड़ को लगाइए और उनको बड़ा करिए। ये नहीं लगा के आप चले आए, आप 2 पेड़ लगाइए लेकिन 2 को बड़ा करिए, उनको सुरक्षित रखिए। ये सारी चीजें हमें एक कल्चर के रूप में डेवलप करनी होंगी अपनी आने वाली पीढ़ी को, तभी हम पानी दे पाएंगे, ऑक्सीजन दे पाएंगे और उन्हें सारी सुविधाएं दे पाएंगे। नहीं तो जिस तरह से आप देखिए जलवायु परिवर्तन से सबसे बड़ी समस्या आ रही है ह्यूमन हेल्थ पे। आपने देखा गर्मी जब इतनी ज्यादा हुई तो कोरोना वाली स्थिति आ गई थी। सारे हमारे जितने बड़े बड़े जो घाट थे उनमें 250 से 300 रोज अंत्येष्टि हुई। नंबर दूसरा, खाद्यान्न उत्पादन की समस्या होगी। नंबर तीसरा, हमारे यहाँ विस्थापन की समस्या होगी। जैसे आपने देखा जोशीमठ 10,000 लोगों वाला रहने का वाली जगह थी, हमने 50,000 लोग बसा दिए, वो पूरा पहाड़ दरकने लगा। इस तरह की कानपुर ऐसे बड़े बड़े शहर हैं जहाँ पे पानी कम हो रहा है, पानी खराब हो रहा है, इंडस्ट्री हमारे जो हमारा भूजल है उसको दूषित कर दिया है। तो ये सारी समस्याएं लगातार आगे बढ़ेंगी। इन पे हमें इंडिविजुअल रूप से काम करने की जरूरत है। इस पे ना तो सरकारें ना कोई संस्थान, जहां बिल्कुल जब तक हम नहीं चाहेंगे तब तक कोई कुछ नहीं करा सकता। मैं बिल्कुल हमें आगे बढ़ना होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया एस.एन. पांडे जी आपका, राहुल शर्मा आपका, अबरार अली आपका, नीरज शुक्ला आपका, विक्की डे आपका भी। लगातार हम बात ज़रूर ये कर रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज है और तमाम चीज़ें हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये भी तो है इस क्लाइमेट चेंज के पीछे हैं तो हम ही लोग। और जब क्लाइमेट चेंज होता है तो हम इस बार 50 डिग्री तक या उससे ऊपर तक का तापमान झेल चुके हैं। हम बारिश में बाढ़ की बात कर रहे हैं लेकिन हम उन चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं जिनकी वजह से ये हो रही है। अब हम लोगों को घर के बाहर नालियाँ नहीं दिखती, वो पाट दी जाती, कहीं से पानी निकलने की कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोग पेड़ लगाना नहीं चाहते लेकिन पेड़ की छाँव सबको चाहिए होती है। तो फिर से जब तक हम लोग वो ग्रीन जोन, वो ग्रीन गैसेस के लिए काम नहीं करेंगे तब तक ये आपदाएं और ये इस तरीके के मंजर हमें देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।